हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा एक सेट जो 2 सेट हो चुका है फुल लेंथ टेस्ट का हमारे द्वारा अवर स्टडी नोट्स चैनल टेलीग्राम पे जो है आज दोपहर में 1 बजे आज संडे था, तो उसमें जो है आपको दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। पिछला संडे को भी करवाया गया था और इस संडे को भी करवाया गया है। तो आज का जो यह सेट था दोस्तों हमारा, वह सेट नंबर 3 था। फुल लेंथ टेस्ट करवाया गया था, तो उसी का जो है दोस्तों आज हम डिस्कशन आप लोग को दे रहे हैं। तो आइए, इससे पहले दूसरा सेट का भी डिस्कशन दे चुके हैं। एक फर्स्ट सेट का जो है डिस्कशन अभी तक नहीं दिया गया है, उसको भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो भी लोग अगर 2 नंबर सेट का डिस्कशन नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल अवर स्टडी नोट्स पे अवेलेबल है। तो आइए 3 नंबर जो आज टेस्ट हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, देखेंगे और जो वहाँ से जो ऑप्शन सहित जो फैक्ट निकलेगा उस पर फोकस करते हुए आगे निकलेंगे। तो आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल जो है मेरे द्वारा सेट किया गया था और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब पूरा सेट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या यह सही में वास्तव जेन्युइन क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको फील होगा कि यहाँ से जो है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जा सकने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जो है देखने को मिलेगा। तो आइए सीधे हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो दोस्तों हमारा था वह निम्नलिखित में से कौन भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल में जो है दोस्तों शामिल नहीं है। तो यह नहीं शामिल है तो है कौन कौन, उसको पहले हम लोग को जानना होगा। तो इसमें पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है। दोस्तों टोटल जो है ना भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल की बात करें तो टोटल 4 है। टोटल कितना है? 4 है। इसमें से लक्षद्वीप जो है दोस्तों नहीं है, तो हम लोग हमारा जो आंसर होगा वह लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप की जगह पे एक कौन है तो दोस्तों सुंडा लैंड। ध्यान रखिएगा, सुंडा लैंड जो कि कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में है। सुंडा लैंड आप लोग जानते होंगे निकोबार द्वीप समूह में है और यह जो है चौथा हॉट स्पॉट स्थल है। जैव विविधता ध्यान रखिए, हॉट स्पॉट केवल पूछेगा तो वह अलग चीज़ हो जाएगा, लेकिन जैव विविधता यहाँ पे शब्द का खेला है दोस्तों। तो जैव विविधता को ध्यान रखना। जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है स्थल भारत में टोटल 4 है, जो कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और एक सुंडा लैंड है। तो यह चारों को है दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक बार बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद है दोस्तों तस्कंद समझौता। तस्कंद समझौता दोस्तों कब हुआ? तो 1954 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तस्कंद समझौता हुआ था। उसके बाद हम आपसे बात करें दोस्तों, आगे की बात करें, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होता है और आप लोग पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय वन नीति की बात करें दोस्तों, तो यह वन नीति जो आया था, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है हमारा टोटल क्षेत्रफल के 33% पर जो है दोस्तों वन का होना अनिवार्य बनाया गया था, यह नियम लाया गया था इसी टाइम 1986 में। दोस्तों एक आपको बता दें कि 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के रूप में जो है यहाँ पे अधिनियम लाया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986। तो यहाँ से 2 फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या था? पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारा शक्ति हमारा ग्रह, यह जो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इसका थीम है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है यहाँ से आप लोग याद रखिए, तो 23 अप्रैल को जो है दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बराबर क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था, चूंकि लोग याद रखते हैं एनडीपी। एनडीपी बराबर क्या होता है? तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। यहाँ पे मूल्यह्रास, जीडीपी से जो है मूल्यह्रास को जो है घटा देते हैं ना, तब जाकर एनडीपी निकलता है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी निकलता है वह जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा करके निकलता है। लेकिन जब जीडीपी निकलना हो तो दोस्तों इसमें एनडीपी में डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से जीडीपी निकल जाएगा। तो यह इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया था। इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार दरोगा में पूछ लिया गया है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर जो है आधारित था? तो दोस्तों यह इसका सही आंसर जो हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पे। और पीसी मालनोबिस की बात करें दोस्तों तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह इनके मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सगौली की संधि। सगौली की संधि की बात करें दोस्तों तो सगौली की संधि आपको आंग्ल नेपाल जब युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में होता है। आपको बता दें आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। और वही में संधि होता है 1816 में, सुगौली की संधि। इसी के द्वारा जो है आंग्ल नेपाल युद्ध जो है समाप्त हुआ था। 1882 की बात करें दोस्तों तो सालवाई की संधि होता है। 1850 में बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा शब्द का अंतर है, तो आपको यहाँ पे आंसर जो है
बदल जाएगा। संगोला, एक संगोला बोलेगा तो 1750 है, और सुगौली है तो यह सुगौली जो है वह 1816। संगोला की संधि 1850 में हुआ। और यानडबू की संधि जो है दोस्तों, यानडबू की संधि दोस्तों लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ होता है, तो आप लोग बात को समझिएगा। यानडबू की संधि 1826 में जो है यानडबू की संधि हुआ था। तो ध्यान रखना है यहाँ से हम लोग को संगोला और संगौली दो को याद रखना है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकता है। संगोला पूछे तो 1750 और सुगौली पूछे तो 1816। और यह जो हुआ था दोस्तों 1826 में, यह आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति इसी संधि के द्वारा जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। यह पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। नए राज्य का निर्माण संसद के द्वारा जो है बनाए गए अधिनियम से होता है, तो यह बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट, कि इस विधेयक को जो है संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तो दोस्तों यह भी बात सही है। और यहाँ पे पूर्ण देखिए, संसद के द्वारा बनाए गए राज्य निर्माण की जब बात करेगा तो इसमें जो है पहले अनुमति लेना पड़ता है राष्ट्रपति से, तब जाकर के जो है संसद में पेश किया जाता है। तो यह दोनों बात सही है। और इसका जो है कारण के यह उल्लेख भी इसका दूसरा नंबर जो है कथन कर रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, दोनों सही होगा। और एक दूसरे की जो है यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति से अनुमति पहले लेना पड़ता है, फिर जाकर के आप संसद में पेश करते हैं राज्य निर्माण के क्षेत्र में, राज्य निर्माण के नियम में। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 200 हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत जो है यह बात कहा गया है कि किसी विधेयक को जो है दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो है सुरक्षित रख सकता है। और राज्यपाल अपने पास किस अनुच्छेद के द्वारा सुरक्षित रख सकता है, तो यह 201 के तहत राज्यपाल अपने पास रख सकता है। आपको बता दें 110 जो है दोस्तों, 110 की बात करें तो अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयक है। और 250 में बात करें दोस्तों, जब राज्य में आपातकाल लागू होता है तो दोस्तों लाइट कट गई है, थोड़ा सा समस्या आ गया। तो यहाँ पे देखिए 250 में क्या बात कहा गया है कि यदि राज्य में, आपको बता दें कि राज्य में यदि आपातकाल लागू है तो केंद्र के शक्ति मिल जाता है राज्य पे कानून बनाने का। तो यह बात जो है 250 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो यह कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव होता है, यहाँ से ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय है, उसका जो है प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है किया गया। तो यह जो है सही, इसका आंसर 215 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है उच्च न्यायालय है। यही अगर सर्वोच्च न्यायालय देता या सुप्रीम कोर्ट की बात करता, तब जाकर के दोस्तों अनुच्छेद 129 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। 123 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की बात कही गई है। और 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जो है जारी करने की बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो है दोस्तों, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन अध्यक्षता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यहाँ पे अध्यक्षता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ से, तो मिलान करने की बात है। मिलान करने के लिए आपको देखिए दिया गया है मिलान करने की बात। तो देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन, दोस्तों यह संविधान संशोधन जब आया था ना 2014 में, तो 2015 में आया था। तो इसके द्वारा जो बांग्लादेश के भूमि से आदान प्रदान किया गया था, 51 और 101 गांव को जो है 111 गांव को आदान प्रदान किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है दोस्तों यह 2016 में GST जो है लाया गया था। इसके तहत 104 की बात करें संविधान संशोधन, तो 2019 में EWS में सरकारी नौकरी का 10% आरक्षण, यानी कि EWS को जो है सरकारी में 10% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों आपसे बात करें तो यह जो है एंग्लो इंडियन के आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो यही बात संविधान संशोधन से था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा C नंबर, मिलान सही है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसका कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नहीं बने, ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया है बिहार दरोगा के द्वारा। तो हमने उसी आधार पर जो है सेट किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सिंह, चूंकि HD देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई यह सब जो मुख्यमंत्री बने हैं वह प्रधानमंत्री भी बने हैं। HD देवगौड़ा दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह यूपी के, और मोरारजी देसाई भी दोस्तों शायद आप इसको देख लीजिएगा, शायद ये भी यूपी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में देखिए
यह भी इस यहाँ से भी दोस्तों इस टॉपिक से भी क्वेश्चन 2 से 3 बार बिहार दरोगा के द्वारा जो है पूछा गया है। वरीयता क्रम के सबसे निचले पदान की अगर बात करें तो यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार हम बात करें दोस्तों तो भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ऊपर में होता है राष्ट्रपति, सबसे ऊपर में दोस्तों राष्ट्रपति, उसके बाद है उपराष्ट्रपति, फिर से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद होता है दोस्तों अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद जो है दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। एवं प्रकार के इसी प्रकार सब जो है नीचे आते जाते हैं। फिर इसके भूतपूर्व के बाद दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे हैं जो कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो हो ही गया। उसके बाद प्रधानमंत्री भी देख लिए हम लोग, राज्यसभा के सांसद और विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश, फिर सबको ऐसे ही नीचे आते जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो यह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1928 में। कहाँ किया गया था दोस्तों, तो यह जो है दिल्ली में यह किया गया था। अगर आपसे पूछे कि 1924 में एक होता है 1924 में क्या होता है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट शब्द जो है बाद में जाकर के 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जुड़ता है। इससे पहले सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा दोस्तों 1924 में कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो यह चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से सही आंसर मानेंगे। भगत सिंह इसके सदस्य के रूप में जो है दोस्तों सदस्य के रूप में यह थे। तो इनका आंसर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद ही देंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा दोस्तों 1934 में किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें हम दोस्तों 18 के मंदसौर अभिलेख की, तो मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम यहाँ सही आंसर हो जाएगा। इस बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो यह मेहरौली स्तंभ जो कि दिल्ली में है, मेहरौली स्तंभ, मेहरौली लिखने में तकलीफ होता है दोस्तों, क्योंकि फ्लैट है, ऐसे है टैब और ऐसे लिखना पड़ता है तो प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग बात को समझिए और अपने मतलब रिकॉल कर लीजिए। आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली स्तंभ, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, देवपाल जो है दोस्तों यह आपको बता दें तो राजगीर से संबंधित है, और आपको यह पुलकेशिन सिंह द्वितीय जो हो जाएगा दोस्तों एहोल अभिलेख पुलकेशिन सिंह द्वितीय। उसके बाद है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है यह बिहार दरोगा के द्वारा दोस्तों पूछ लिया गया है, 10.4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करें तो उसका पीएच मान जो कि क्षारीय होता है वह 14 होता है, तो इसको यहाँ से ध्यान रखिए। 6.5 जो होता है लार सलाइवा का जो पीएच मान होता है वह 6.5 होता है, और यह जो है ब्लड की बात करें दोस्तों तो 7.4 जो है ब्लड का पीएच मान होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है उस पर हम लोग चर्चा करें, तो यह देख लीजिए कि प्रत्यस्थता गुणांक का पास्कल यह सही है, बहुत लोग इसको गलती मारे थे। तो इसका देखिए प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को दोस्तों पास्कल कहा जाता है, इसी को जो है पास्कल कहा जाता है। तो पास्कल सिर्फ दाब का एसआई मात्रक नहीं है, यह प्रत्यस्थता गुणांक का भी है। प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे ही क्वेश्चन को ऐसा ही ट्विस्ट किया जाता है, आपका दाब का एसआई मात्रक पूछ देगा और ऑप्शन में रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसी को पास्कल कहा जाता है, तो ध्यान में रखना यहाँ से। उसके बाद है शक्ति का वाट होता है, ऊर्जा का दोस्तों जूल होता है, किलो वाट नहीं होता है, कार्य का तो जूल होता ही है, तो यहाँ से यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार जो है कौन थे, तो यह लुई फिशर हो जाएगा। और बेब मिलर जो थे दोस्तों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है यह पत्रकार बेब मिलर थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है यह किया गया था। उसके बाद पुलिन दास ने ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। नेक्स्ट अगर बात करें हम दोस्तों यहाँ से कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, दोस्तों यह एक बार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा के द्वारा, वह पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे इसका राष्ट्रीय फूल के बारे में, कमल का। यह तो दोस्तों कमल का है, राष्ट्रीय फूल कमल का। वैज्ञानिक नाम नोलम्बो न्यूसिफेरा है। उसके बाद पैंथरा टाइग्रिस जो है दोस्तों यह राष्ट्रीय पशु बाघ की है। और उसके बाद पावो क्रिस्टेसस जो है दोस्तों इसका सही आंसर पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा, जो कि मोर का वैज्ञानिक नाम है। और बॉस इंडिस का तो हम लोग सब कोई जान ही रहे हैं, यह गाय का है। उसका यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क हो जाएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और आपको बता दें यूनेस्को की मुख्यालय जो है वह पेरिस हो जाएगा। WTO का मुख्यालय आपको जनेवा हो जाएगा। और फूड का जो है फूड संस्थान का जो है दोस्तों उसका रोम हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का जो है
चर्चा किया गया है। तो यहाँ से हम लोग बात करें अपवाद उपबंध की चर्चा जो करें तो यह सही आंसर इसका भाग 18 हो जाएगा। भाग 17 में है दोस्तों राज्य भाषा का या भाषा का जो है वह भाग 17 में उल्लेख किया गया है। 20 में भाग 20 की बात करें दोस्तों तो इसमें संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है। और भाग 15 की बात करें दोस्तों तो यहाँ से निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। वीवीपैट का फर्स्ट बार जो है इस्तेमाल भारत में सबसे पहले इस्तेमाल का किस राज्य के चुनाव में किया गया था? तो यह नागालैंड के राज्य में दोस्तों नागालैंड के चुनाव में किया गया था 2013 में। 2013 में है दोस्तों यह पहली बार जो है नागालैंड के चुनाव में किया गया था इसका प्रयोग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष जो होता है ना सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर जो है मुख्य न्यायाधीश वह होते हैं इसके अध्यक्ष। राज्य यहाँ पे देख लीजिए राज्य मानवाधिकार आयोग का। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो भारत में अभी तक कितने बार जो है वित्तीय अपराध की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी तक जो है वित्तीय अपराध एक बार भी हमारे देश में नहीं लगा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह के श्रेणी में नहीं आता है? आंतरिक ग्रह की बात करें जिसको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है दोस्तों, उसमें 4 ग्रह आते हैं जिसमें कि पृथ्वी हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा और एक जो है दोस्तों यहाँ पे मंगल ग्रह आ जाएगा। और इसको जो है शनि को बाह्य ग्रह के रूप में बृहस्पति के ग्रह के ग्रुप में जो है इसको शामिल किया गया है। उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह को जो है शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ से शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हम लोग को पता है कि कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि आपको बता दें यहाँ से कि ऑप्शन के अनुसार उड़ीसा से जो है नहीं गुजरती है। आपको बता दें आप पश्चिम से पूरब की तरह आप बढ़ेंगे। हमने आपको मैप पढ़ाया हुआ हूँ, कितना बार मैप माइंड में सेट कर दिया हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में हमेशा मैप से हम पढ़ाए हैं जो भी चैप्टर। तो आप पश्चिम से पूरब की तरह काउंट करेंगे तो सबसे पहले आएगा दोस्तों गुजरात के बाद आपसे बात करें तो राजस्थान का नाम आता है, राजस्थान। उसके बाद राजस्थान के बाद एमपी के बाद अगर बात करें दोस्तों एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों कोलकाता यानी कि बंगाल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, छत उतझाल ऐसे ट्रिक भी होता है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा यह सब तो है ही, एमपी भी है, राजस्थान, गुजरात। तो आप लोग इसको याद रखिए 8 राज्य को। झारखंड और पश्चिम बंगाल भी है, तो 3 यहाँ से हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ से राजस्थान, गुजरात। 4 और 3 7 हो गया और एक जो हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और एक मध्य प्रदेश एमपी। तो यहाँ से 8 राज्य हो जाएगा आपको। अभ्रक के उत्पादन में शीर्ष राज्य सबसे उत्पादन में है दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। कोयला की बात करें दोस्तों तो कोयला भंडारण की बात करेगा आपसे तब झारखंड आंसर होगा, क्योंकि सभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। झारखंड जो हो जाएगा कोयला भंडारण में, और उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का स्थान या उड़ीसा का स्थान आता है। यहाँ पे झारखंड का स्थान जो होता है वह भंडारण में आता है। किस देश के नदियों को जो है नदियों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश को जो है नदियों का देश कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपसे, निम्नलिखित में से इस कथन पर विचार करना है, यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के द्वारा एक बार पूछा गया है, तो हमने उसी पैटर्न पर जो है सेट किया है इस क्वेश्चन को। 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो नहीं दोस्तों, पूर्ण रूप जो है यही शब्द का बस एक शब्द का अंतर है और यह जो है गलत हो जाएगा, यह गलत है। 1833 के अधिनियम के द्वारा 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों यह जो है ना यह इस स्टेटमेंट में आ जाएगा और यह इस स्टेटमेंट, तो यह दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों यह दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से 1833 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था और एकाधिकार को केवल 1813 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। तो थोड़ा सा पलट दिया गया था यहाँ से। तो उसके बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। तो यह जो है बिल्कुल सही है। तो केवल यहाँ से जो है दोस्तों केवल 3 आंसर जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, किस संधि के द्वारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था? किस संधि के द्वारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम हुआ था मद्रास और दूसरा हुआ मंगलौर और तीसरा जो हो गया दोस्तों श्रीरंगपट्टनम के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम के द्वारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आपको बता दें कि प्रथम जो हुआ था 1767 से 69। उसके बाद दूसरा हुआ था 80 से 84, 1780 से 84। तीसरा जो हुआ था दोस्तों 1790 से 92 और चौथा जो हुआ था दोस्तों, चौथा की बात करें हम आपसे तो 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। एलेसा पुल की संधि दोस्तों कर्नाटक युद्ध से संबंधित है और प्रथम कर्नाटक युद्ध इसी संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किससे किससे सम्मानित किया था। तो नादिर उल जमा है, देखिए यह शब्द का खेला है दोस्तों। जमा पूछे आपसे तो अबुल हसन इसका सही आंसर आ जाएगा, और नादिर उल उस, केवल उस पूछे, नादिर उल, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जमा के जगह पे उस रहता है, नादिर उल उस या अस, नादिर उल अस भी देता है और उस भी देता है। तो यह जो हो जाएगा उस्ताद मंसूर, यह एक बार बिहार दरोगा के द्वारा पूछ लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको भी दे दिया कि अगर आपसे पूछने की संभावना बने तो नेक्स्ट बार आपसे यह भी पूछ सकता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ से, थारपक्कर किस पशु की नस्लें हैं। थारपक्कर किस पशु की नस्लें की बात करें दोस्तों तो यह गाय की नस्लें हैं, यह बाद बाकी इसकी नस्ल नहीं है। कंचनजंगा पर्वत किस हिमालय श्रेणी में आता है तो दोस्तों यह महान हिमालय की श्रेणी में आता है। जैसा कि हमको पता होगा कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय और कंचन 4 हिमालय है, और कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, जो कि महान हिमालय का यह उसके क्षेत्र में जो है आते हैं। मालवाड़ी व्यवस्था के जनक के रूप में दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी को जाना जाता है। इन्होंने 1822 ईस्वी में दोस्तों इसकी शुरुआत किया, और इनके साथ लास्ट में जाकर के मार्टिन बर्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में आते हैं, और सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में मालवाड़ी व्यवस्था को जो है सर्वप्रथम लागू किया गया था। कर्नल रीड की बात करें दोस्तों, कर्नल रीड से रैयतवाड़ी है, र से याद रखना है हम लोग को, रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड, यहाँ से रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो कर्नल रीड इसका जनक हो जाएंगे, और इसके साथ जो है थॉमस मुनरो जो है आते हैं बाद में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपसे पूछ सकता है, तो इसमें यहाँ याद रखिए कर्नल रीड, यह पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा के द्वारा। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, चालुक्य संवत किस वर्ष जो है जारी किया गया था। तो चालुक्य संवत जो है 1076 ईस्वी में जो है चालुक्य संवत 1076 ईस्वी में जारी किया गया था। बात करें हम 319 में, तो यहाँ से दोस्तों गुप्त संवत की बात करें दोस्तों तो गुप्त संवत जो है यह 319 में, और यहाँ से थोड़ा सा हमने ऑप्शन में गलती सेट किया है, यह 58 जो है ईसा पूर्व, यानी कि 58 ईसा पूर्व की बात करें दोस्तों, इसको बीसी रखिए, BC, और यह जो हो जाएगा AD। तो आप लोग इसको ऑप्शन में लिखिएगा तो सुधार लीजिएगा। 58 ईस्वी में दोस्तों 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत जारी हुआ था, और 78 ईसा पूर्व में जो है वह शक संवत जारी हुआ था। इसको कनिष्क ने जारी किया था, और गुप्त संवत को दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम ने जब गद्दी पर आते हैं तब यह जारी करते हैं, और विक्रमादित्य ने दोस्तों 58 ईसा पूर्व में जो है 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत जो है जारी किया था। किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल है। तो अर्गोकैल्सिफेरॉल की बात करें दोस्तों तो विटामिन D2 को जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D3 की बात करें दोस्तों तो कॉलेकैल्सिफेरॉल, यहाँ पे बस कैलोकैल्सिफेरॉल, कैलो शब्द जोड़ देना है अर्गो के हटा करके, तो विटामिन D3 का नाम आ जाएगा। विटामिन D का नाम या विटामिन D1 का कैल्सिफेरॉल याद रखिए, और विटामिन A का तो पता ही होगा, रेटिनॉल के बारे में। मगध की गद्दी पर शुंग वंश के बाद जो है दोस्तों कौन सा वंश आया, तो हम लोग को पता होगा कि शुंग वंश के बाद जो है दोस्तों कण्व वंश स्थापित होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले आता है बृहदर्थ, उसके बाद आता है, आपको बता दें कि मगध की गद्दी पर पहले सर्वप्रथम जो है बृहदर्थ, उसके बाद शिशुनाग, पाल वंश, नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश के बाद दोस्तों शुंग वंश, और फिर जो है कण्व वंश आते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों अरब यात्री अल मसूदी की बात करें तो अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था, तो यहाँ से दोस्तों सही आंसर महीपाल हो जाएगा। महीपाल जो है इसके शासनकाल में आया था अल मसूदी। चूँकि इस समय बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है यहाँ पे, तो हम बता दें उनको कि अरब यात्री अल मसूदी जो था वह महीपाल के शासनकाल में आया जब, तो उस समय जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था दोस्तों। आपको बता दें कि यहाँ से त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उस टाइम में, अब 3 शासक का समय चल रहा था, तो आपका तीनों शासक अगर ऑप्शन के अनुसार यहाँ से सोच के मारना है, जो ऑप्शन शासक में रहेंगे वह उसका आंसर होगा। तो इसका यहाँ से महीपाल हो जाएगा। और मिहिर भोज की बात करें तो मिहिर भोज की बात करें दोस्तों तो यहाँ से सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान जो आया था वह मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर की बात करें, इसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। और यही आपसे पूछे दोस्तों कांची का कैलाश मंदिर या कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। तो शब्द का खेला होता है, ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ से आपका सही आंसर कृष्ण प्रथम हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर कांची का कैलाशनाथ मंदिर अगर पूछ दे तो वहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाए। द्वैत शासन के जनक के बारे में आपसे पूछे तो इसका सही आंसर लियोनस कार्टियस हो जाएगा। लियोनस कार्टियस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड क्लाइव जिनके माइंड में आ रहा होगा, यह जो है बंगाल में सर्वप्रथम यह द्वैत शासन को लागू किया था। उसके बाद है 1857 से संबंधित कथनों पर जो है निम्नलिखित मिलान कौन सा
गलत है, इसको ध्यान देना। तो पटना में पीर अली यह सही है, दानापुर में जोधारा सिंह यह भी सही है, लखनऊ में दोस्तों बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, न कि खान बहादुर खान ने बरेली में यह जो है नेतृत्व किए थे, ग्वालियर में तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपसे, नेक्स्ट बात करें कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर महादेव गोविंद रानड़े हो जाएगा। अगर यह ऑप्शन में नहीं रहता तो आपको अधिकांश ऑप्शन आप लोग को याद होगा। प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग। तो दोस्तों इनके साथ जो मिलकर के महादेव गोविंद रानड़े भी थे, वह भी दिए थे। बिहार दरबार का एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जिसमें आत्मारंग पांडुरंग नहीं दिया गया था, गोविंद रानड़े के बारे में पूछ लिया गया था। तो यहाँ से ध्यान रखिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता होगा कि 1893 में जो है आपको यह स्वामी विवेकानंद के बारे में बात। तो दोस्तों आपको पता है 1893 में यह जो गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में। ज्योतिबा फुले की बात करें दोस्तों तो यह दादा भाई नौरोजी हैं और ज्योतिबा भाई फुले। तो दोस्तों यह ज्योतिबा राय फुले जो है सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना करते हैं और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना किया जाता है। तो यह बात भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यह जो है दोस्तों सबसे अधिक स्थापत्य कला की बात करें तो शाहजहाँ के काल में हुआ था स्थापत्य, हर चीज़ का इसी के समय में हुआ था। तो इसीलिए जो है स्वर्ण काल कहा गया है इसके काल को। अगर चित्रकारी का स्वर्ण काल पूछा जाए आपसे तो यह जहांगीर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें जजिया, आपको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दीवाने अर्ज की बात करें, किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। तो यहाँ से सही आंसर बलबन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए दीवाने खैरात की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें दोस्तों तो यह एक कृषि विभाग की स्थापना किए थे, कृषि विभाग के, जिसको कि दीवान ए कोही कहा जाता है, दीवान ए कोही। तो इसको याद रखना है। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों जजिया करके जो है लागू किया था। 712 में यह भारत आया था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो यहाँ से सही आंसर की बात करें यहाँ से तो राणा उदय सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर के समय मेवाड़ का शासक था। और राणा रतन सिंह की बात करें, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो यहाँ से राणा रतन सिंह सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी के समय में हो जाएगा। जो आपको बता दें कि राणा रतन सिंह आप लोग पद्मावती मूवी भी देखे होंगे, उसमें भी दिखाया गया है। और यह दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछ लिया गया है बिहार दरबार के द्वारा। नेक्स्ट की क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे तो विश्व के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया। तो यह कार्ल मार्क्स का जो है यह नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस युद्ध में नेपोलियन जो है अंतिम रूप से पराजित हुआ था। तो यह जो है गौरवपूर्ण क्रांति में जाकर के नेपोलियन अंतिम रूप से जो है पराजित हो जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल क्या होता है दोस्तों, तो यह चाल अचर हो जाता है। यह वृत्तीय गति की बात कर रहा है तो इसको ध्यान रखना है, समान वृत्तीय गति, तो यह अचर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे, खारे और मीठे दोनों तरह की पानी में रहने वाली मछली कौन है। तो लैपड़ी मछली हो जाएगा। रोहू और बुआरी कतला की बात करें तो यह साफ पानी में रहने वाली मछली है। इसके साफ पानी में मछली के बारे में एक बार दरोगा में पूछा गया है तो हमने यह क्वेश्चन को डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, किसी वस्तु का अन्य मूल्य निर्धारित जो होता है पूर्ति के द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा, यह सही आंसर दोनों हो जाएगा। इसका भंडारण आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो यह जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। भंडारण तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों विनिर्माण वस्तु आता है, जिसको कि निर्माण कच्चा माल के रूप में हम लोग जानते हैं, और भंडारण के रूप में तृतीय क्षेत्र को जो है ध्यान में रखना है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका तात्पर्य जो है दोस्तों खाद्य उपलब्ध कराना, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, यह सभी जो है इसका सही आंसर हो जाए। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, यह राजस्थान का जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था। तो यह एसी majumdar, अंबिका चंद्र मजुमदार के द्वारा जो है 1916 में अध्यक्षता किया गया था लखनऊ अधिवेशन में। आपको पता होना चाहिए कि 1907 में कांग्रेस का फूट डाला था, यानी कि विभाजन हुआ था। तो उस समय जो है इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। आर्यन मधोलकर की बात करें तो पटना के बांकीपुर में 1912 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें आर्यन मधोलकर ने अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता ही होगा कि ऐतिहासिक अधिवेशन इनका 1929 लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पे था। बाण सागर की परियोजना किस नदी पर है दोस्तों। तो यह जो है सोन नदी पे जो कि पाटलिपुत्रा में आकर के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है,
वहाँ पे गंगा नदी में मिलती है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पे। गंडक नदी की बात करें, त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी परियोजना गंडक नदी पे है, तो इसको ध्यान देना है। सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल परियोजना है, यह भी ध्यान देना है। ऑफशोर की बात करें दोस्तों, ऑफशोर या एपीहेलियन की घटना कब होती है? यह जो होती है 4 जुलाई को। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य से जो है बहुत दूर चली जाती है, तो यहाँ पे सबसे अधिक दूरी इसी दिन 4 जुलाई को होता है। यह घटना को एपीहेलियन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उस दिन को कब होती है? तो यह 3 जनवरी की होती है और सबसे कम दूरी इसी दिन होता है। कृष्णा नदी की सहायक नदी की अगर आपसे बात करें दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी इसमें, और हेमावती, अर्कावती और काबिनी जो है यह सब कावेरी की जो है सहायक नदी है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करें दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 ईंधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कृषि है, एमएसएमई है, निर्यात है, और एक आपको बता दें इसमें नहीं है, वह आयात हो जाएगा, क्योंकि आयात नहीं है। निर्यात और इसके जगह पे दोस्तों निवेश है, निवेश और निर्यात। तो ध्यान में रखना है 4 इंजन, इसको यह इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। 4 इंजन के रूप में कृषि, एमएसएमई, निर्यात और निवेश, आयात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो बानू मुश्ताक को जो है यह पुरस्कार मिला। 2024 में जो है दोस्तों यह गीतांजलि श्री को जो है मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? दोस्तों अभी वर्ल्ड कप हुआ है, यह संभावना है पूछने का, चूंकि यह पहली बार जो है महिला के द्वारा जीता गया वर्ल्ड कप है, तो अपना देश भारत है। इसमें उप विजेता भी यह पूछा जाता है, तो उप विजेता के रूप में आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जो है भारत जीती है। अपना इसके कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, तो ध्यान रखना है हम लोग यहाँ से। यह सब करेंट का क्वेश्चन है। बच्चों को नियमित टीकाकरण के बेहतर बनाने के लिए दोस्तों राइज ऐप जो है किस सरकार के द्वारा जारी किया गया है? राइज ऐप के बारे में अगर बात करें आपसे, तो यह हो जाएगा राइज ऐप, यह उत्तर प्रदेश जो है हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे दोस्तों, यह तो करेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ से, तो आप देख लीजिए विधि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ से आपको दिनेश महेश्वरी हो जाएंगे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में अगर चर्चा करता तब जाकर ऋतु राज अवस्थी हो जाएगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष 22वां के ऋतु राज अवस्थी और 23वां के दोस्तों दिनेश महेश्वरी, आपको याद रखना है यहाँ से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, इसमें भारत का स्थान जो है दोस्तों 151 जो है दोस्तों इसका स्थान है। शांति में, विश्व शांति में अगर भारत का स्थान पूछे तो 115 याद रखिए, और शांति जब होगा दोस्तों तो यहाँ पे हैप्पीनेस में 118, खुशहाली में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 118 जो है यहाँ पे भारत का स्थान है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें आपसे तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका मोहन चरण मांझी। यह नवीन पटनायक पहले थे और नायब सिंह यह अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उड़ीसा के जो है वह मोहन चरण मांझी है। मोहन चरण मांझी, इनको याद रखिए, कभी आपसे पूछा जा सकता है। हरिबाबू कुंभमपति जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव की बात करें आपसे दोस्तों तो अरविंद श्रीवास्तव। गोविंद मोहन है दोस्तों गृह सचिव है। अजय सेठ जो है यह अजय सेठ की बात करें यहाँ पे तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद प्रमोद कुमार भी कुछ पद पे हैं, तो यहाँ से यह गृह सचिव है और यह जो है अरविंद श्रीवास्तव जो है राजस्व सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे दोस्तों श्याम भारत एक्सरसाइज 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ, तो यह जो है दोस्तों थाईलैंड के बीच हुआ है, थाईलैंड के बीच। तो यह ध्यान रखना है आप लोग को। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है, तो यह विभा देवी जो है इनका नाम आ गया है, जो कि बिहार के चंपारण जिला से संबंधित है। तो यह बिहार के लिए पूछा जा सकता है आपसे। द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जाए तो आर कौशिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 25 जनवरी को, चूंकि 25 जनवरी 1950 को दोस्तों निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना गठन हुआ था, तो इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डीआरडीओ ने कहाँ अपनी नौसेना एंटी शिप मिसाइल जो है NASM-SR का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया, तो यह जो है सही आंसर इसका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन एवं वृक्षावन, देखिए कुल वन एवं वृक्षावन दोनों पूछा गया है, तो इसका सही आंसर 25.17 हो जाएगा। और केवल आपसे वन पूछता तब जाकर के दोस्तों 21.76 हो जाएगा और 3.46 जो है वृक्षावन है। तो यह तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। S-400 क्या है, तो यह दोस्तों आपको पता होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में यह बहुत काम किया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है यह भारत का वायुसेना का है। लाटविया की राजधानी की अगर बात करें आपसे तो रीगा हो जाएगा लाटविया की राजधानी। सूडान की राजधानी आपसे
पूछे तो जुबा हो जाएगा, उसके बाद माली की बमाको हो जाएगा और ओमान के है दोस्तों राजधानी मस्कट के रूप में आप लोग को पता होगा। किस रोग से ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या जो है एक कम जाती है, 45 ही रह जाती है, तो यह जो हो जाएगा दोस्तों टर्नल सिंड्रोम के कारण। टर्नल सिंड्रोम की एक बार पूछ लिया गया दोस्तों क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है और यह पुरुष में जो है वो स्ट्राइड का रूप लेते हैं, यानी कि नपुंसकता जो है पुरुष में होता है, यही एक गुणसूत्र बढ़ जाने से होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक कम जाती है जिससे महिलाओं में बंझापन भी जो है आपको देखने को मिलता है। पटाउ सिंड्रोम की बात करें दोस्तों, पटाउ सिंड्रोम में किसी को देखते होंगे वो ओठ कटा हुआ ओठ जो है बनता है, कटा हुआ ओठ रहता है, वह पटाउ सिंड्रोम के कारण इसमें भी एक गुणसूत्र जो है बढ़ जाता है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम की बात करें तो दोस्तों इसमें भी आपको 47 गुणसूत्र होता है। तो यह सब पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों मैक्सवेल के नियम के बारे में कौन सा कथन पर विचार करना है, तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। और फ्लेमिंग का दक्षिणा हस्त नियम जो है मैक्सवेल के नियम का दोस्तों यह गलत है, केवल जो है एक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ जो है अर्थोपोडा के उदाहरण नहीं है। अर्थोपोडा की अगर बात करें तो कॉकरोच, यहाँ से केकड़ा और मक्खी जो है अर्थोपोडा सबसे बड़ा जीव जंतु का संघ है। इसमें जितना भी कीड़ा मकोड़ा आता है सब अर्थोपोडा में आता है, लेकिन सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा जो है दोस्तों यह एक प्रकार की मछली है और मत्स्य वर्ग में यह आती है। कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है, कृतज्ञ तो कृतघ्न हो जाएगा, इसका सही विलोम जो है कृतघ्न हो जाएगा। तो यहाँ से यह हिंदी का क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन हिंदी में भी डाला जाता है तो इसलिए हमने भी डाला है। मिठास शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ से भाववाचक संज्ञा जो है मिठास शब्द में आती है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के रूप में अगर आपसे पूछे बदलने के लिए तो द बॉय इज रीडिंग अ बुक, इसका सही आंसर हो जाएगा यह बुक इज बीइंग रेड बाय द बॉय, यह सही आंसर एक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे पहचानने की निम्नलिखित क्रिया में भर्व क्या है, भर्व को पहचाना है दोस्तों द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क स्टरडे, तो दोस्तों प्लेड आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ से प्लेड जो है यह वर्ब हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, दोस्तों यह बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हुआ है और इसका आयोग जो आंसर दिया है ना, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें आंसर जो है पति दिया है, लेकिन बहुत लोगों का यह बेटा आया है आंसर, तो हम एक बार देखते हैं, आपको हम अपने अनुसार बताते हैं। बाद बाकी इसका बेटा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाएंगे तो बेटा ही आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर डीप पूछा जाए सोचा जाए तो हो सकता है कि पति हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर पति दिया है बुक में। तो देखिए क्या कहा, एक पुरुष ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, देखिए मान लीजिए कि यह महिला है और यह पुरुष है, यह पुरुष है। एक पुरुष ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला की ओर मान लीजिए इशारा करते हुए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि एक पुरुष, देखिए इसके तरफ महिला की ओर इशारा करती है, आपको बता दें कि यह पुरुष है और इसके तरफ इशारा करते कहा कि वह यह जो है मेरे पिता के, यानी कि पिता के यह पिता हो जाएंगे, इसका पिता के इकलौते बेटे, यानी कि इसके पिता यह हो गया, इसके इकलौते बेटे तो एक ही बेटा है तो यही बेटा हो जाएगा। इकलौते बेटे की माँ है, यह इसकी माँ है, सही बात है। तो वह पुरुष, अब वह पुरुष दोस्तों अगर सोचा जाए तो यह पुरुष के अनुसार अगर सोचा जाए तो इसकी माँ हो जाएगी, और वह पुरुष मतलब इससे अगर रिलेशन देखा जाए तो दोस्तों यह इसका पति हो जाएगा। तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो यह पति है। तो दोस्तों आज के लिए यह विवादित क्वेश्चन रहा, तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि बुक के अनुसार इसका पति आंसर दिया है और इसे बनाने के अगर टर्म में देखेंगे तो बेटा आता है आंसर, और ज़्यादा सोचेंगे तो तब जाकर के दोस्तों इसका पति आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, मैथ का क्वेश्चन है, श्रृंखला रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको मानिए श्रृंखला में या सीरीज का क्वेश्चन है। अगला पद कौन होगा, तो दोस्तों 2 5 यानी कि 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर जो है 7 बढ़ा, फिर जो है 9 बढ़ा, और 9 के बाद दोस्तों 11 बढ़ेगा। इसके अनुसार 37 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई वर्ष 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में जो है यह 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 4 गुना। दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 रुपया से दुगुना हो जाता है, 1 रुपया से 2 रुपया हो जा रहा है कितने वर्ष में, तो 4 वर्ष में हो जा रहा है। 1 रुपया से 2 रुपया दुगुना हो रहा है मतलब 4 वर्ष में। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, तो देखिए 4 वर्ष में हुआ, आपको साधारण ब्याज है तो हमेशा 1 रुपया बढ़ेगा, 4 वर्ष में 1 रुपया बढ़ा, यहाँ से फिर से यहाँ पे दोस्तों 1 रुपया बढ़ेगा, फिर से यहाँ से 1 रुपया बढ़ेगा, तो यानी कि 1 2 3 और 4 यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ से। तो कितने वर्ष में बढ़ा, कितने वर्ष में बढ़ा, तो 4 वर्ष 4 वर्ष और 4 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष सही आंसर इसका 12 वर्ष। जो लोग नहीं समझे होंगे एक बार फिर से इसको देख लें कि 4 वर्ष पूछता है, 1 रुपया से कह रहा है दुगुना, यानी कि 2 रुपया, कितना दिन में, 4 वर्ष में।
1 रुपया से 2 रुपया कितना दिन में हो गया, तो 4 वर्ष में। इसको देखिए, अब यहाँ से ब्याज कितना आया दोस्तों, यह देखना है हम लोग को। 1 रुपया मात्र ब्याज आया है, यानी कि 4 वर्ष में 1 रुपया का मात्र ब्याज आया है। फिर से इसी तरह अगर हम देखें तो अगला 1 रुपया ब्याज हमको कितना दिन में मिलेगा, फिर अगला जो है कितना दिन में 1 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो हम लोग देखें यहाँ से, तो यह 4 वर्ष, फिर से 4 वर्ष, 4 वर्ष, तो अभी तक 3 रुपया हुआ है दोस्तों। 3 रुपया और 1 रुपया हमारा पहले का है, तब जाकर के यहाँ 4 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि 1 से 4 चौगुना हो गया, यह जो है 4 गुना हो गया। और कितने वर्ष में हुआ, तो 4 वर्ष, 4 वर्ष और 4 वर्ष, यानी कि टोटल मिला के 12 वर्ष जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे दोस्तों, नेक्स्ट भी मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन, किसी काम को 20 दिन में, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ए है और यह जो है 20 दिन में किसी काम को कर रहा है। बी जो है 30 दिन में किसी काम को कर रहा है। ए 20 दिन में, बी जो है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो यह हम लोग को देखना है। तो इसका सिंपल फंडा हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, और यहाँ से बात करें तो 2 होगा और यहाँ से 3 होगा, और यह एफिशिएंसी हो गया, यानी कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलता है तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 60 में 5 से भाग देंगे दोस्तों, तो हम लोग का आंसर, सही आंसर जो है 12 हो जाएगा। 12 दिन में यह कार्य को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है, औसत 27 है। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या दोस्तों देखिए, यहाँ पे सीधे आप बिना देखे बिना पेन चलाए हुए इसको जो है बना। 4 क्रमागत सम संख्या की बात कर रहे हैं। सम संख्या की अगर बात करें आपसे, तो सम संख्या का औसत जो होगा ना, हमेशा भी सम संख्या होगा। तो 4 क्रमागत क्रम से पूछ रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए पहला हम लेते हैं 2, तो दूसरा हो जाएगा 4, फिर 6, फिर 8। तो यही है। अगर हम आपसे पूछे कि इस 4 क्रमागत संख्या का कितना हो जाएगा, क्रमागत का इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज निकालने के लिए दोस्तों सबको जोड़ करके जितना संख्या रहता है उससे भाग करते हैं। लेकिन हम लोग को कैसे निकालना है, 4 क्रमागत संख्या क्रम से है, तो इसके बीच में जो संख्या आएगा वह इसका एवरेज होता है। क्योंकि सबको जोड़ करके इतना से भाग दीजिएगा ना, तो इतना 4 और 6 के बीच में कितना संख्या आया, तो 5। तो इसके 2 पहले है और 2 बाद में। इसी तर्ज पे दोस्तों इसको भी हम लोग बना लेंगे। 27 अगर आपसे पूछ रहा है, 27, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या के रूप में 27 ऑड है, इसका एवरेज है। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो सम संख्या होगा वह होगा 28, और उसके नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा वह 30 हो जाएगा। और इससे पहले जो होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इससे पहले 26 और इससे पहले 24। तो यह 4 क्रमागत संख्या हमारा 24, 26, 28, 30 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो सबसे बड़ी संख्या के रूप में हम आपसे देखें तो दोस्तों यहाँ पे लगता है छूट गया, डिलीट हो गया है। 30 होगा इसका सबसे बड़ी संख्या। सॉरी, इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर जो है 30 हो जाएगा। यह मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ से 0 हट गया है। एडिट करने के समय में यह हो गया होगा, ध्यान हमने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, तो फोटोन की खोज किसने किया था दोस्तों, आइंस्टीन ने जो है फोटोन की खोज किया था। आपसे बता दें एंडरसन की बात करें तो एंडरसन ने पोजिट्रॉन की बात करें दोस्तों, पोजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किया। और युकावा ने दोस्तों मेसॉन की खोज की बात करें आपसे, तो युकावा ने जो है किया था। तो इसका सही आंसर आइंस्टीन हो जाएगा। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी चालकता पर जो दोस्तों यह बढ़ती है। अगर यही आपसे पूछ देता चालक की ताप बढ़ने पर चालक की क्या प्रभाव पड़ता है, चालक की चालकता पे, तो यह जो है घटती है। तो यहाँ से बढ़ती आंसर सही हो जाएगा, चूंकि अर्धचालक पूछा है। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपसे, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन और कैडमियम, याद रखिए, बोरॉन और कैडमियम का जो है क्षण का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है आपसे ग्रेफाइट और भारी जल, यह जो है दोस्तों मंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में। समस्थानिक आइसोटॉप की बात करें दोस्तों, आइसोटॉप्स की बात करें तो जिसका परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, यह बात सही है समस्थानिक के लिए। जिसका परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। और इसी बात को दोस्तों डीपली थोड़ा सा इसमें लिख दिया गया है कि जिसका इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो, यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होगा तो परमाणु की संख्या समान है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, मतलब कि द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। आपको टेलीग्राम पे थोड़ा सा ऑप्शन आंसर जो है टच करने में सी के बजाय जो है डी में हो गया था, तो यह यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग। इसका दोनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे 93 की जगह 94 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म की बात करें दोस्तों तो साइकस सबको याद रहता है, लेकिन 2 और याद रखिए, मेटासिक्वाया और जिंगो बाइलोवा। ऐसा वैसा क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है, तो इसमें सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एडेनिन और थाइमिन क्षार के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं, तो दोस्तों यह जो हो जाएगा आपका 2 जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा 2, चूँकि एडेनिन और थाइमिन।
वही आपसे पूछे दोस्तों, इसका एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हो जाएगा, और वही आपसे पूछे कि गुल्कागोन और क्या होता है, गुल्कागोन और साइटोसिन के बीच में है दोस्तों ट्रिपल आबंध जो होता है जी और सी के बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो है ट्रिपल आबंध होता है। तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बल का CGS मात्रक की आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो बल का CGS मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और जूल का जो है CGS मात्रक यानी कि कार्य का CGS मात्रक अर्घ होता है। जूल जो है आपको कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक है, CGS है अर्घ, और डाइन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बल का CGS मात्रक डाइन हो जाएगा, और न्यूटन इसका SI मात्रक है। तो यहाँ से सही आंसर आपका डाइन होगा। तो ध्यान में रखना है, इसका SI मात्रक के रूप में न्यूटन याद रखना है, और CGS मात्रक के रूप में डाइन को याद रखना है। उसी प्रकार कार्य और ऊर्जा के जूल जो है SI मात्रक और CGS में अर्घ याद रखना है। 1 न्यूटन बराबर आपसे पूछे, 1 न्यूटन बराबर अगर आपसे पूछे तो 10 के पावर 5 डाइन, और 1 अर्घ बराबर पूछे दोस्तों, 1 अर्घ बराबर तो 10 के पावर जो है 1 जूल बराबर पूछे तो 10 के पावर 7 जूल होता है। तो यहाँ से यह सब फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा की अगर आपसे बात करें दोस्तों, तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। तुजू दर्रा, यहाँ पे तुजू और दीफू देखिए, तो इसमें जो है हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो तुजू दर्रा मणिपुर में है, और दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से ध्यान रखना है। जलेपला दर्रा जो है, नाथुला जलेपला, यह सिक्किम में है। तो याद रखिए। पोचमपाद परियोजना की बात करें आपसे तो गोदावरी नदी, पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक में, तो दोस्तों कर्नाटक में चेरी ब्लॉजम के नाम से जो है, चेरी ब्लॉजम यानी कि फूलों की वर्षा के नाम से जो है जाना जाता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं। उसके बाद है दोस्तों काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। नॉर्वेस्टर जो उत्तर पूर्व राज्य है उसमें जो चलने वाली हवा है उसके नाम से। आम्र वर्षा जो केरल में चलती है। तो दोस्तों यहाँ से लगभग सब क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के द्वारा पूछ लिया गया है, तो इस पर फोकस करना है। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो यह छत्तीसगढ़ में, यह भी चर्चा में रहा है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों यही था हमारा 100 क्वेश्चन टोटल। चूँकि ज़्यादा हम डिस्कशन डिटेल्स नहीं किए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग पसंद नहीं करते हैं, तो हमने शॉर्ट में सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स करते हुए, जहाँ पे ज़रूरत था उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों यह सेट प्रैक्टिस आपको देख लिए। उसके बाद एक सूचना आपको दे दे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल पे डेली होमवर्क सीरीज चलता है, डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चलता है। अभी 1 महीना से ज़्यादा हम लोगों ने लगभग लूसेंट को ख़त्म कर दिए हैं। उसमें एक नया बिल्कुल जो है दोस्तों फ्रेश शुरू किया जा रहा है, बिल्कुल न्यू बैच है, बिल्कुल न्यू बैच शुरू किया जा रहा है बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए। 17 नवंबर 2025 से टाइमिंग रहेगा इसका 9 PM में। और रेफरेंस बुक की बात करें दोस्तों, हमने इसमें करवाएंगे क्या क्या, तो लूसेंट हो जाएगा, रेलवे SPD है जो कि सामान्य अध्ययन का आता है, और नेक्स्ट अगर बात करें आपसे तो SPD करंट अफेयर, और इसमें इसके बाद जो है दोस्तों इसमें हम अपना नोट्स जो है, मेरा नोट्स जो है माई शॉर्ट नोट्स देखिए लिखे हुए हैं कि मेरा जो शॉर्ट्स नोट है 25-30 पेज का, उसको भी चलाया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैथ रीजनिंग भी चलता है। अभी स्टार्ट है मैथ रीजनिंग, अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, उसमें 5-6 रीजनिंग का क्लास हुआ है मैथ रीजनिंग का। यह भी जो है दोस्तों 8:30 बजे रात में 8:30 मैथ रीजनिंग भी चलाया जाता है। तो आपको यह सब बुक के द्वारा आपको कैसे करवाया जाएगा, तो लूसेंट से 1 दिन में 3 सब्जेक्ट से टॉपिक दिया जाता है। उसके बाद रेलवे SPD से 2 से 3 पेज दिया जाता है, और करंट अफेयर से 1 पेज दिया जाता है स्टार्टिंग से। और 10 दिन आपको बता दें कि मंथली करंट अफेयर जो SPD में रहता है उससे 10 दिन का डोज दिया जाता है। 10 दिन, 1 महीना को 3 दिन में ख़त्म करना होता है मंथली को। ऐसे ऐसे टारगेट हम लोग देते हैं, और रात में 9 बजे से टेस्ट लिया जाता है। और क्वेश्चन जो भी सेट किया जाता है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले। तो ऐसा ही क्वेश्चन सेट किया जाता है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है वहाँ पे। आप एक बार जो लोग नहीं जुड़े हैं, अभी लगभग 1.5 महीना से फ्री चल रहा था, तो आप लोग देखिए वहाँ पे जुड़ करके अभी भी आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है। तब जा करके यह जो दोस्तों चूँकि फ्री चल रहा था, तो बहुत लोगों का जो है फीडबैक तो बहुत अच्छा आया, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए और उस ग्रुप को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए हमने नॉमिनल फी पर दोस्तों यह पेड बैच जो है शुरू कर रहे हैं, ताकि इसमें केवल पढ़ने वाले बच्चे ही एडमिशन इसमें भाग ले सके, कोई भी डिस्टर्बेंस एलिमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। इसीलिए इसको नॉमिनल फ़ी पे किया गया है। इसका फ़ी की चर्चा हम अपने टेलीग्राम पे कर देंगे। अभी फिलहाल आप जानिए न्यू फ्रेश बैच 17 नवंबर से जो है शुरू हो रहा है। जिनको भी नहीं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, एक बार जुड़ करके देखिए। अभी फ्री चल रहा है, लगभग आपको 17 तक फ्री चलेगा, और उसके बाद जो है आपको पेड कोर्स में करवाया जाएगा।
तो नहीं जुड़े हैं वह, या फिर आपको सेट प्रैक्टिस की बात बता दें, आपको डेली होमवर्क तो बता दिए, सेट प्रैक्टिस हमारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा फुल लेंथ टेस्ट वह है शायद बुधवार को है रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं जाकर के टेलीग्राम पे, या फिर हमने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है टेस्ट शेड्यूल को। हमने नवंबर मंथ में टोटल 9 टेस्ट का जो है अरेंज किया है, तो अभी तक 3 हो चुका है, 6 अभी और बाकी है। फिर दिसंबर में होगा, फिर लास्ट के जनवरी में 10 सेट करवाया जाएगा। तो फुल्ली डेडिकेटेड है एग्जाम से रिलेटेड। जो भी लोग अगर बिहार दरोगा या अन्य बिहार एसएससी, एईडीओ, बीएसएससी जो भी अगर देना चाहते हैं, वह इस बैच को दोस्तों जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत फायदा होगा आपको, बिल्कुल एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारा लोग जुड़े हुए हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब 2-4 दिन आप जोड़ के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा टेलीग्राम आपको ऐसा सेट जो है अभी तक कहीं नहीं करवाया गया है, मतलब नहीं करवाया जा रहा है मेरे ख्याल से, जो कि क्वेश्चन का पैटर्न हम आलतू फालतू नहीं डालते हैं। जो भी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन रहता है उसी को हम क्वेश्चन के रूप में डालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जो कि डिस्कशन भी करवा दिए। यह 3 नंबर सेट था। नेक्स्ट टेस्ट होगा, आपको बता दें कि नेक्स्ट टेस्ट का भी चर्चा किया गया है इसमें। फुल लेंथ टेस्ट 12 तारीख को या नेक्स्ट टेस्ट होगा। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं आप जुड़िए आवर स्टडी नोट्स चैनल से, और टेलीग्राम भी वही नाम है और यूट्यूब का भी वही नाम है, आप सर्च मार के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए और अपने आप को वहाँ पे ला करके देखिए कि आप किस लेवल में हैं, आपका लेवल अभी क्या है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।